हेलो फ्रेंड्स, दिस इज Sotra एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो एज बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। काफ़ी सारे डाउट्स हैं उनके मन में, तो आज मैं इन सभी डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने OST क्वालिफाई कर लिया है, APS की इंटरव्यू देना चाहते हैं, पर उनके मन में ये सवाल है कि अच्छा, अब हमारे परसेंटाइल जो हैं वो 50 परसेंटाइल से ज़्यादा है, लेकिन जो स्कूल्स की रिक्वायरमेंट है वो कुछ और ज़्यादा है। सपोज दैट आपकी 60 परसेंटाइल है, लेकिन जो स्कूल है वो डिमांड कर रहा है 79 या 80 परसेंटाइल की। तो क्या हम फॉर्म फिल करें या नहीं फिल करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, APS के अंदर जब आपने OST दिया था, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद जो है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रेगुलर वैकेंसीज जो आउट होती हैं। अब आपको जो है अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी के अंदर अप्लाई करना है तो उसके अंदर आपकी एक ही जो है चीज़ की एलिजिबिलिटी होती है कि आपके पास सीटेट होना चाहिए और आपका OST 48% के साथ क्लियर होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। तो अगर आपके 48% से ज़्यादा हैं तो आप जो है बिना किसी डर के अपना फॉर्म फिल कीजिए कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी के अंदर। लेकिन अगर अब बात करते हैं हम रेगुलर वैकेंसी की, तो रेगुलर के अंदर जितनी उन्होंने परसेंटाइल कही है, आपको उतनी परसेंट उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। सपोज दैट अगर रेगुलर वैकेंसी के अंदर कहा गया है कि आप उनको 80 परसेंटाइल ही चाहिए, तो इट मीन्स दैट कि आपको 80 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल करना है। तो बेसिकली आपको इस चीज़ को देखना है, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करना है। अच्छा, अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अपना सारी एलिजिबिलिटीज़ उनकी कंप्लीट हो चुकी हैं, वो अब एलिजिबल हैं APS के अंदर इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन अब उनके मन में ये डाउट है कि वी आर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। सपोज दैट कि मैं हूँ, मेरे फादर या फिर मदर आर्मी के अंदर जॉब कर रहे हैं, JCO पोस्ट के अंदर हैं, या फिर किसी और पोस्ट पे जो कि बहुत बड़े ऑफिसर नहीं लेकिन JCO पोस्ट तक हैं। तो क्या उनको कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट एक्चुअली APS के अंदर किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलता है। ओनली अगर आप ऑफिसर वाइफ हैं तब आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि उनका एक रिजर्व कोटा होता है जिसके बीच में उनको जो है वो जॉब मिल सकती है। तो आर्मी ऑफिसर वाइफ को ही प्रिविलेज मिलता है और किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। बाकी आपकी जो है काबिलियत के हिसाब से ही आपको जॉब मिलेगी। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए, आप इंटरव्यू में जाइए और आप जो है आपको जॉब पक्का मिलेगी। सेकेंड थिंग कि मॉक इंटरव्यूज़, हाँ, हिंदी TGT, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, आप TGT के लिए PGT के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो OST है, सॉरी CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। CBT सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो। CBT के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अब आपकी CBT भी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी और आपकी इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू के अंदर बेसिक क्वेश्चनिंग, जैसे आपकी इंट्रो हो गई, वो तो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। इंट्रो के बाद जो बेसिक क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी वो भी इंग्लिश में होगी। लेकिन जब आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने आएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपके हिंदी में ही क्वेश्चन आंसर्स होंगे। सो आपकी जो है बाइलिंगुअल सी इंटरव्यू रहेगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रॉपर हिंदी के अंदर होगी, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि प्रॉपर इंग्लिश के अंदर होगी, क्योंकि आपकी इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में देंगे तो उसके बाद जो है आपकी इंटरव्यू बाइलिंगुअल स्टार्ट होगी। हाँ, अगर आपको अपनी इंट्रोडक्शन भी हिंदी में देनी है तो फिर आप जो है अपनी पूरी इंटरव्यू हिंदी से स्टार्ट कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग इंग्लिश में की जाती है तो आप आंसर जो है इंग्लिश में ही देंगे। देन अगला क्वेश्चन था, हाँ, रेगुलर वैकेंसीज के अंदर क्या होता है, हमको एक क्लस्टर के एक स्कूल के अंदर ही फिल करना होता है। अब क्या होगा कि आपने देखना है एक क्लस्टर में कितनी वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज के बाद आप किस
स्कूल के अंदर जाना चाहते हैं, सपोज दैट कि एक क्लस्टर के अंदर 6 स्कूल आ रहे हैं, अब उसमें 3 स्कूल के अंदर ही वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी क्लस्टर के हिसाब से शो की जाएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको यहाँ पर लिंक्स यूज़ करने हैं, या फिर कोई एपीएस में आपके कोई फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई कलीग वहाँ पर जॉब कर रहा है, या फिर कोई ना कोई आप स्कूल से फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है। अगर आपको बता देते हैं तो आपको पता चल जाएगा और आप उस स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप एक क्लस्टर के एक ही स्कूल को फिल कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। हाँ, आप ऐसा लिख सकते हैं, आप 3 ऑप्शंस लिख सकते हैं, या फिर एक ही स्कूल लिख दो। जब आप इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में बोलिए कि अगर इस स्कूल में मुझे जॉब मिलती है, वैकेंसी होती है, तो मैं यहाँ जाना चाहूँगा। अगर यहाँ पर वैकेंसी नहीं है तो मैं दूसरे स्कूल में भी जा सकता हूँ। मतलब मुझे ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही स्कूल आप भर सकते हैं। नेक्स्ट था, कुछ कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूज़न थी कि नेक्स्ट ओएसटी कब होगा। देखिए, अगर आपका इस बार ओएसटी क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम ओएसटी दे सकते हैं। तब तक आप एडहोक ज्वाइन कर सकते हैं, तब तक आप कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइन करने के बाद आप जो है अपने पहले साल के अंदर ओएसटी क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आप जो है इंटरव्यू देते रहिए, अगर आपका ओएसटी क्लियर नहीं भी है तब भी। सपोज दैट कि आप रेगुलर के लिए एलिजिबल हैं और आप कॉन्ट्रैक्चुअल भी देना चाहते हैं, साथ साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। अगर आप रेगुलर के लिए एलिजिबल हैं, आप कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर आप रेगुलर एक स्कूल के अंदर रेगुलर वैकेंसी के अंदर फिल कर रहे हैं, तो आप उसी स्कूल के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल भी फिल कर सकते हैं। आप रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों एक साथ फिल कर सकते हैं, आप दोनों की इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको जहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाती है, सपोज दैट आपकी जो है एक स्कूल में आपने रेगुलर वैकेंसी में अप्लाई कर दिया, एक में आपने उसी स्कूल में कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए भी अप्लाई कर दिया, आपने दोनों इंटरव्यूज़ दे दी। अब उस स्कूल के प्रिंसिपल को ये बात पता होगी कि आपकी वहाँ पर सिलेक्शन हो चुकी है कि नहीं। अगर आपकी वहाँ सिलेक्शन हो चुकी होगी तो आपको पहले ही बता देंगे कि दैट आप जो है, आपको वो वहाँ पर रख लेंगे। और अगर सपोज दैट कि आपने कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइन कर ली, पहले रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों इंटरव्यूज़ आपकी क्वालिफाई हो चुकी हैं, आपने अब कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइन कर ली है, तो अगर आपकी रेगुलर भी क्लियर हो जाती है तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल से रेजिग्नेशन देके रेगुलर में जा सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट कि 1 महीने बाद रिजल्ट आया रेगुलर का, तो आप 1 महीने की सैलरी छोड़कर कॉन्ट्रैक्चुअल की रेगुलर में जो है शिफ्ट हो सकते हैं। तो हमेशा लूप होल्स हमेशा रहेंगे, आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप दोनों इंटरव्यूज़ दीजिए, किसी भी स्कूल में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं रेगुलर, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल भी अप्लाई कीजिए। एंड देन कुछ कैंडिडेट्स का कहना था कि मॉक इंटरव्यू ली जाए, तो येस, मॉक इंटरव्यूज़ ली जाएंगी, बिकॉज अभी जस्ट बिगनिंग है। दिस इज़ दिसंबर, एंड जनवरी में हमारी जो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगी, एंड कुछ स्कूल्स में दिसंबर में भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मॉक इंटरव्यूज़ हम लोग यहीं पर कंडक्ट करेंगे। तो लाइव जो लोग कैंडिडेट्स आ सकते हैं वो मुझे कमेंट में बता देंगे, या फिर टेलीग्राम पे बता देंगे। फिर आपकी जो है मॉक इंटरव्यू, अगर 10 कैंडिडेट भी हमारे पास होते हैं तो हम लोग एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, जिसमें आपके नॉट फ्रॉम सब्जेक्ट क्वेश्चनिंग, हम आपके जो है जो एक क्वेश्चंस होते हैं आपके इंटरव्यू के अंदर, बेसिक क्वेश्चंस आपके इंट्रो से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उस तरह की इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। और यस, अगर हम पीआरटी की बात करें या साइंस की बात करें तो उसमें हम लोग जो मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन और सब्जेक्ट्स, सपोज दैट हम बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, तो उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, तो हम उसकी सिर्फ बेसिक क्वेश्चनिंग करेंगे। पीआरटी की हो जाएगी, साइंस की हो जाएगी, एंड मैथमेटिक्स की हम लोग कोशिश करेंगे, तो वो मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाई जाएंगी। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली फोकस करना है अपने इंटरव्यू के ऊपर। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होता है, आप जब स्कूल में जाएंगे इंटरव्यू देने, वहाँ पर आपको पहले कंप्यूटर पे भेज दिया जाएगा लैंग्वेज टेस्ट के बाद। कई स्कूल्स में लैंग्वेज टेस्ट होते हैं, कई स्कूल्स में स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होते हैं। अगर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम और नहीं है तो आपका जो है सीधा लैंग्वेज टेस्ट होगा, या फिर पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जाते ही आपके पास एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर आप उस एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं ला सकते हैं, वो वहीं पर आपसे कलेक्ट भी कर लिया जाएगा। अब उस क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करने होंगे। उसमें पहला होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, एक होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, एक होगा पावर पॉइंट का। ये 3 क्वेश्चंस रहते हैं। अब 3 में से कई स्कूल्स में 2 भी हो सकते हैं, और कई स्कूल्स में 3 भी हो सकते हैं, और कई स्कूल्स में 4 भी हो सकते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड के अंदर क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा लिखा हुआ, और वो बोलेंगे कि इस पैराग्राफ को एज इट इज़, जैसे उन्होंने जिन जिन साइंस का यूज़ किया, जिस तरह से उन्होंने लिखा है, एज इट इज़ फॉर्मेट आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाना होगा। कोई एक पैराग्राफ अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो वैसे यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी पिछले साल की, इस साल भी मैं अपलोड कर दूंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए, कोई भी एक स्टोरी बुक उठा लीजिए, उसकी आप एक पैराग्राफ लीजिए और उसको टाइप करना शुरू कर दीजिए जिस फॉर्मेट में वो लिखा हुआ है, जहाँ पर उसकी लाइन खत्म हो रही है, जहाँ से उसकी लाइन स्टार्ट हो रही है, उस तरीके से आप देखकर एक प्रॉपर पैराग्राफ लिखिए और कोशिश कीजिए कि वो टाइमिंग के अंदर कंप्लीट हो। उसके बाद पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है, कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इसके ऊपर 4 या 5 स्लाइड्स बनाइए। तो अब देखो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर 4 या 5 स्लाइड बनाना, अब ये नहीं कि आप वहाँ पर ये देखें कि मैं क्या कंटेंट लिखूँ। सपोज दैट आपको ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर एक टॉपिक दे दिया, ऑनलाइन टीचिंग, अब आप उसके ऊपर क्या लिखेंगे। देखिए, ये मत सोचिए कि मैं क्या लिखूँगा, क्योंकि वो नहीं पढ़ने वाला है कि आप उसमें उसके अंदर क्या लिख रहे हैं। आप कुछ भी लिखिए, आप 5 स्लाइड्स कंप्लीट करनी है, आप किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। पहली स्लाइड आपकी इंट्रोडक्शन, नाम लिखिए अपना, टॉपिक नाम लिखिए, फिर उसके बाद अपना जो है डेजिग्नेशन लिख दीजिए, और उसके बाद सेकंड स्लाइड में क्या होगा, फर्स्ट में लिख दीजिए प्रेजेंटेड बाय आपका नाम, और उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन लिख दीजिए। सेकंड स्लाइड में क्या करेंगे, आप टॉपिक लिख दीजिए। थर्ड स्लाइड में क्या होगा, आप टॉपिक के बारे में 3-4 पॉइंट्स लिख दीजिए। व्हाट इज़ ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग के क्या है उसके बारे में लिख दीजिए। फोर्थ स्लाइड में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख दीजिए। फिफ्थ स्लाइड में थैंक यू लिख दीजिए। ये आपकी 5 स्लाइड हो गई। अब ये आप वहाँ पर सोचने मत बैठिए, इतना दिमाग मत लगाइएगा कि इसके बारे में मैं क्या लिखूँ, और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें दी जाती है जो कि बेसिकली वो चेक करते हैं। सबसे पहले फॉन्ट साइज चेक करेंगे, उसके बाद बोला जाएगा हर स्लाइड के ऊपर एक अलग डिज़ाइन जो है आप इंसर्ट कीजिए, वो करिएगा। फिर उसके बाद जो है वो बोलेंगे इसमें एनिमेशंस लगाओ, वो लगा दीजिएगा। उसके बाद जो है उसके अंदर हाइपर लिंकिंग होगी, हाइपर लिंकिंग आप अप्लाई कर दीजिए उसके अंदर। या फिर उसमें हाँ, हेडर एंड फुटर अप्लाई करने के लिए बोलेंगे, हेडर फुटर लगा दीजिए। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है आप थोड़ी तैयार कीजिए। इंटरनल हाइपर लिंकिंग हो गया, हेडर फुटर्स हो गए, उसके बाद स्लाइड शो करना है, एनिमेशंस हो गई, ये चीज़ें जो आप उसके अंदर इफेक्ट्स हो गई, और हर स्लाइड का एक अलग डिज़ाइन हो गया, ये चीज़ें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आती हैं। लास्ट आ जाता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमें क्या करना है, कई बार क्या होता है कि आपको 5 बच्चे या 4 बच्चे या 5 बच्चों का के नाम, उनके मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट में दे दिए जाते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि इसका टोटल कीजिए, सब टोटल कीजिए, परसेंटेज निकालिए, कई बार ग्रेड निकालिए। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, और कई बार क्या होता है मैक्सिमम मार्क्स निकालिए और मिनिमम मार्क्स निकालिए। अब इसके अंदर क्या होगा, और उसमें साथ में लिखा होगा यूज़ फॉर्मूलाज, आपको क्या करना है। और कई बार क्या, ये डाटा आपको नहीं दिया होगा, वो बोलेंगे कोई भी 4 बच्चे लीजिए रैंडमली, उनके मार्क्स लगाइए 5 सब्जेक्ट्स के अंदर, उनके एक रिजल्ट तैयार कीजिए। रिजल्ट के अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, परसेंटेज इंक्लूड करना है, ग्रेड्स इंक्लूड करना है, मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स निकालने हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हर किसी में पूछी जाए। किसी किसी में सिर्फ टोटल मांगा जाता है और परसेंटेज मांगा जाता है, किसी किसी में सिर्फ टोटल मांगा जाता है, किसी किसी में टोटल, परसेंटेज, मैक्सिमम मिनिमम, ग्रेड्स, ये सब कुछ मांगा जाता है। तो आपको ये बेसिकली सब कुछ प्रिपेयर करके जाना है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने से अगर डाटा दिया जाएगा तो उसमें लगाइए, आप अप्लाई कीजिए फॉर्मूलाज। अगर डाटा नहीं दिया जाएगा तो आप फॉर्मूलाज जो है डाटा खुद से लिखिए और उसके ऊपर फॉर्मूलाज अप्लाई कीजिए, टोटल कीजिए, ऐड का फॉर्मूला लर्न करके जाइए, परसेंटेज का फॉर्मूला लर्न करके जाइए, मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला लर्न करके जाइए, परसेंटेज का, एंड देन ग्रेड का। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए प्रिपेयर करके जानी है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इनके बाहर जो है आज तक एपीएस के किसी भी वैकेंसी के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बाकी इसकी जो है हम प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल की कुछ दिन में। बाकी और कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके डाउट्स जो है क्लियर कर दूंगी, एंड मॉक इंटरव्यूज हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।